हाय एवरीवन। चलिए देखिए, अभी ये वाला जो हम रिवीजन कर रहे हैं ये हम वही आईसीआई के सारांश से कर रहे हैं। उसके अंदर जहाँ पे मेरे को कुछ क्वेश्चन आंसर्स की ज़रूरत लगती है, कुछ और एक्स्ट्रा, वो मैंने यहीं पर लिख दिया है। सो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट करके बैठिएगा, स्क्रीन पे बहुत अच्छे से ध्यान लगाइएगा। राइट, चलिए ये सारांश आप लोगों के पास में है ऑलरेडी आईसीआई का। सो अभी हम आए ऐसे 250 पर। सो 250 इज अबाउट ऑडिटर कैसे कंसिडर करेगा लॉ एंड रेगुलेशंस को जब वो ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का करने के लिए जा रहा है। नाउ एक तो इसके अंदर स्कोप बताएगा, ऑब्जेक्टिव बताएगा, आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देगा जैसे नॉन कंप्लायंसेस वगैरह का। ऑडिटर क्या कंसिडरेशंस करेगा कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशंस का, ऑडिटर के प्रोसीजर्स क्या होंगे जब उसको लगेगा नॉन कंप्लायंस का डाउट हो रहा है, और एक रिपोर्टिंग वाली बात। तो आपके पास एक टाइम ऑर्डर में बन गया और इसके अंदर एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ये तीन चीजें जो हैं ये आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑडिटर की कंसिडरेशन, ऑडिटर के प्रोसीजर्स और रिपोर्टिंग वाला। सो ये तीन आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए करके सब जाना है। नाउ जो एक्स्ट्रा है वो मैंने साइड में लिख दिया है यहां पर भी। नाउ जब आप कहते हो कि ऑडिटर के लिए हम स्कोप की बात करेंगे तो ये ऐसे डील कर रहा है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंसिडर लॉ एंड रेगुलेशन। एक क्लाइंट के ऊपर बहुत सारे लॉज एंड रेगुलेशन लग रहे हैं, जैसे अगर कंपनी है तो उसके ऊपर कंपनीज एक्ट लग रहा है, अगर वो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी कर रहे हैं प्लस उनके ऊपर जीएसटीज लग रहे हैं, उनके ऊपर फेमा लग रहा है, उनके ऊपर बहुत सारी चीजें पीएमएलए लग रहा है और बहुत सारे एक्ट्स हो सकते हैं, उनके ऊपर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, प्रोविडेंट फंड, बहुत सारे लेबर लॉज लग रहे हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लॉज लग रहे हैं। तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी जानती है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमें सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंसेस ऑब्टेन करने हैं। कंप्लायंसेस विद लॉ एंड रेगुलेशन क्लाइंट ने किया है या नहीं, इसके लिए हमें स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर्स करने होंगे, मतलब हमें खास तौर पे ऑडिट प्रोसीजर्स करने होंगे ऐसे नॉन कंप्लायंसेस पता करने के लिए जिनका मटेरियल इफेक्ट पड़ता है ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और हम रिस्पॉन्ड करेंगे एप्रोप्रिएटली अगर हमें कोई भी नॉन कंप्लायंस पता चलती है या हमें नॉन कंप्लायंस का सस्पिशन होता है, मतलब हमें लग रहा है नॉन कंप्लायंस है ऑल्दो हमें कंफर्म नहीं हो रही है ये वाली बात। नाउ जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो नॉन कंप्लायंस के अंदर दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट आए। वन इज एक्ट ऑफ ओमिशन, या तो जो काम करना था वो क्लाइंट ने नहीं किया, भूल गया, नहीं करा उसने, या एक्ट ऑफ कमीशन, कमीशन का मतलब उसने कोई काम किया विच इज कॉन्ट्रेरी टू, मतलब लॉ में कुछ और लिखा है और उसने कुछ और काम किया। सो नॉन कंप्लायंस इज एक्ट ऑफ कमीशन और एक्ट ऑफ ओमिशन बाय द एंटिटी। ये इंटेंशनल भी हो सकता है, अनइंटेंशनल भी हो सकता है, विच इज कॉन्ट्रेरी टू द प्रिवेलिंग लॉज एंड रेगुलेशन, जो लॉ के विपरीत है बेसिकली। अब ये एक्ट कैसे हो सकते हैं, या तो कोई ट्रांजैक्शन एंटर करी उन्होंने एंटिटी के नाम से, टीसीडब्ल्यूजी ने, मैनेजमेंट ने या एम्प्लॉयज ने, कुछ भी कोई ट्रांजैक्शन जो कॉन्ट्रेरी है, जो कि लॉ ने मना किया हुआ है, ऐसी ट्रांजैक्शन में एंटर किया। पर इसमें पर्सनल मिसकंडक्ट नहीं आएंगे, पर्सनल मिसकंडक्ट अगर अपनी पर्सनल कैपेसिटी में उन्होंने कुछ गड़बड़ करी है तो वो नहीं आएगी। जहां पे वो इस पर्टिकुलर एंटिटी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कोई नॉन कंप्लायंसेस कर रहे हैं, वो वाले नॉन कंप्लायंसेस का क्योंकि इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे पड़ेगा तो वो हम देखे करके चलेंगे। नाउ अब आपने कहा ऑडिटर की कंसिडरेशन क्या है, तो आपको ध्यान होगा हम लोग लॉज को दो हिस्सों में बांटते थे। एक तो वो लॉज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट करते हैं, और एक लॉज जो अफेक्ट कर सकते हैं बट नॉट जो पक्का नहीं हो रहा है कि हाँ वो अफेक्ट कर रहे हैं नहीं। सो एक तो मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो ऑडिटर की कंसिडरेशन, केस स्टडी में हमेशा हमें क्या देखना है कि ऑडिटर कंसिडर कैसे करेगा बोला है, या जब नॉन कंप्लायंस पता चली या आइडेंटिफाई हुई या सस्पिशन हुआ तो क्या करना है। तो कंसिडरेशन के अंदर, कंसिडरेशन का मतलब जो मेन कंसिडरेशन है, एक तो जनरल अंडरस्टैंडिंग, आपको सबसे पहले ये पता करना है कौन कौन से लॉज एंड रेगुलेशंस लग रहे हैं और एंटिटी उनसे कैसे कंप्लाई कर रही है। कैसे कंप्लाई कर रही है का मतलब क्या उन्होंने कोई लीगल डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं, क्या उन्होंने एक काम इंटरनल ऑडिटर को सौंपा है, वहां पे कौन पर्सन है जो लॉ का कंप्लायंसेस देख रहा है। आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंसेस ऑब्टेन करने हैं ऐसे लॉस के बारे में जिनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर मटेरियल इफेक्ट पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल टैक्सेशन लॉज हो गए, टैक्सेशन लॉज में जो प्रोविजंस कैलकुलेट किया है उन्होंने ठीक तरह से कैलकुलेट किए हैं या नहीं किया है। एम्प्लॉयज के सैलरी से रिलेटेड लॉज हो गए, क्यों, क्योंकि अगर वहां पे नॉन कंप्लायंस होगा तो उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो अमाउंट्स आ रहे हैं उनके ऊपर मटेरियल इफेक्ट पड़ जाएगा। अगर जो
भी मटेरियल इफेक्ट पड़ने वाले हैं उनके लिए तो आपको स्पेसिफिकली ऑडिट प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे। प्लस आपको अलर्ट, देखो अलर्ट पे मैंने ये क्रॉस लगा दिया है, स्टार बना दिया है, मैं अलर्ट कहाँ कहाँ होना है ये आपको क्वेश्चन में आया हुआ है क्योंकि अलग से करा रही हूँ। सो ऑडिटर को अलर्ट रहना है जहां पे भी उसको लगता है कि नॉन कंप्लायंसेस हुई हैं और उसको TCWG या मैनेजमेंट से नॉन कंप्लायंसेस के बारे में WRs ऑब्टेन करने हैं कि अगर कोई नॉन कंप्लायंसेस हुई हैं तो वो उन्होंने हमें बता दिया नहीं बता दिया। तो हम अलर्ट कहाँ पे रहते हैं, मैंने इंस्टीट्यूट वाले ये समरी के अंदर अपनी तरफ से बढ़ा दिया। तो आप क्या कह रहे हो, आप अलर्ट कहाँ कहाँ पर रहते हो, जब आपको कोई भी इंस्टेंस पता चलता है, कोई भी सिचुएशन ऐसी पता चलती है जहां आपको लगता है क्लाइंट को फाइन देने पड़े हैं, क्लाइंट को पेनल्टीज लगाई हैं, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फाइन आ रहे हैं, पेनल्टीज आ रही हैं, आपको पता चल रहा है अरे इन लोगों के ऊपर तो अथॉरिटीज ने इन्वेस्टिगेशंस की हुई हैं, कुछ रेट्स पड़ी हुई हैं, राइट कुछ ईडी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इस तरह की चीजें, लीगल एक्सपेंडिचर्स ये लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, क्यों पे कर रहे हैं उन लोगों को इतना, अथॉरिटीज ने डिमांड निकाली हुई है, कस्टम्स की तरफ से फॉर एग्जांपल डिमांड आई हुई है, मैनेजमेंट कोऑपरेट नहीं करे, आपको बता नहीं रहा है, बहुत सारी अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस हैं जिनके एविडेंसेस मौजूद नहीं है, कैश में पेमेंट्स हुए हैं, शायद ब्राइब दी गई होगी, शायद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को पैसे खिलाए गए होंगे, तो ऐसा क्यों हुआ होगा, जबकि किसी प्रकार की नॉन कंप्लायंस हुई होगी। तो अगर ऐसी सिचुएशन मिलेगी तो आपको क्या हो जाना चाहिए, आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, राइट। तो मैंने ये समरी में जहां जो अगर कोई इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहां पे बढ़ा दिया आपके पास में। तो आप बताओ ये ऑडिटर के क्या हो गए कंसिडरेशन, उसको क्या रखनी है कंप्लायंसेस के बारे में, नॉन कंप्लायंसेस के बारे में। अब उसको पता चला, उसको ऐसा लग रहा है, उसको सस्पिशन हो गया, या तो उसको नॉन कंप्लायंस पता चल गई या उसको सस्पिशन हो रहा है, मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि हाँ यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तो सबसे पहले तो आप अंडरस्टैंडिंग पता करोगे, क्यों, क्योंकि नॉन कंप्लायंसेस कई तरह की हो सकती हैं, कुछ नॉन कंप्लायंसेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर इंपैक्ट पड़ सकता है और कुछ का नहीं पड़ सकता है। आप जब ऑडिट करने जा रहे हो तो आप ऐसे नॉन कंप्लायंसेस से रिलेटेड ज्यादा, आप उनके बारे में ज्यादा चेक करते हो जिनका इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर पड़ता है। हमने बहुत सारे एग्जांपल्स करे हुए हैं इसके करते वक्त। आप पॉसिबल इफेक्ट देखोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या पड़ता है। अगर आपको सस्पिशन हो रहा है नॉन कंप्लायंसेस का तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, मैनेजमेंट और TCWG से डिस्कस करेंगे। अगर आपको जरूरत लगती है, कोई ऑपरेशनल लॉ है उसका नॉन कंप्लायंस का डाउट हो रहा है, तो आप लीगल एडवाइस ऑब्टेन करेंगे। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू। आप लीगल एडवाइस ऑब्टेन करेंगे, आपको फिर भी पता नहीं चला कि नॉन कंप्लायंस है या नहीं, आपको एविडेंसेस ही नहीं मिल रहे हैं सफिशिएंट एप्रोप्रिएट, तो आप इसका इफेक्ट इवैल्यूएट करेंगे, क्योंकि जब हमें एविडेंसेस नहीं मिलते हैं तो हम अपनी ओपिनियन एट टाइम्स क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर भी इशू करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। प्लस आप इंप्लीकेशन देखेंगे, क्योंकि अगर आपको नॉन कंप्लायंस पता चली आपको अपना रिस्क रिवाइज करना पड़ सकता है, क्योंकि पहले आपने ऐसा नहीं सोचा था बट अब आपको लग रहा है कि नॉन कंप्लायंसेस हैं। आपको मैनेजमेंट की रिलायबिलिटी रिकंसिडर करनी होगी, क्योंकि शायद मैनेजमेंट ने जानबूझ करके नॉन कंप्लायंसेस की हुई और आप एप्रोप्रिएट एक्शन लोगे। एप्रोप्रिएट एक्शन में आप इसका इम्पैक्ट देख करके चलोगे कि क्या मेरी रिपोर्ट के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। तो रिपोर्ट पर इम्पैक्ट आप रिपोर्टिंग के अंदर, तो रिपोर्टिंग हम लोग मेनली 3 जगह पे 3 स्टेजेस के अंदर करा करते थे। रिपोर्टिंग TCWG को, प्लस इसके साथ साथ में रिपोर्टिंग ऑडिटर की रिपोर्ट के अंदर, और रिपोर्ट रेगुलेटरी या एनफोर्समेंट अथॉरिटीज को। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक्स के केस में आप नॉन कंप्लायंसेस की रिपोर्टिंग टू RBI भी कर दिया करते हो, राइट। प्लस अगर आप TCWG की बात करोगे तो जैसे आपको कोई नॉन कंप्लायंस पता चले या सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस है तो आप वो मामला फटाफट से TCWG को बताओगे। नॉन कंप्लायंस इंटेंशनल है या मटेरियल है तो आप फटाफट बताओगे, बिना देरी किए बताओगे। अगर मैनेजमेंट या TCWG खुद इन्वॉल्व है तो आप नेक्स्ट हायर लेवल को बता करके चलोगे। फॉर एग्जाम्पल ऑडिट कमेटी या सुपरवाइजरी बोर्ड को बता करके चलोगे। एट टाइम्स नॉमिनी डायरेक्टर्स, अगर बैंक्स की केस करते हैं, बैंक के केस की बात करते हैं तो बैंक्स के अंदर इट कुड बी नॉमिनी डायरेक्टर ऑल्सो फ्रॉम RBI हो सकता है। ऑडिट कमेटी अंडर सेक्शन 177 बनी हुई, आप उसको बता के चलोगे। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर सेम वही बात है। अगर आपको नॉन कंप्लायंस पता चली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर इंपैक्ट डाल रही है, मटेरियल इफेक्ट है,
और मैनेजमेंट ने उसको ठीक नहीं किया है, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गड़बड़ है, तो आपकी ओपिनियन क्वालिफाइड या एडवर्स जाएगी। वही चीज अगर मटेरियल इफेक्ट है सिर्फ तो क्वालिफाइड, अगर मटेरियल के साथ साथ परवेसिव भी आ रहा है इसका इम्पैक्ट, देन आप एडवर्स ओपिनियन एक्सप्रेस करोगे। हाउएवर इफ यू आर अनेबल, आपको पता ही नहीं चल रहा है नॉन कंप्लायंस है या नहीं है, बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नॉन कंप्लायंसेस लॉ से रिलेटेड हुए हैं या नहीं, ये पता लगाना ऑडिटर के लिए थोड़ा मुश्किल काम होता है, और मैनेजमेंट आपको कोऑपरेट नहीं कर रहा है, मैनेजमेंट लिमिटेशंस इंपोज कर रहा है, तो आप क्वालिफाइड। और अगर ये लिमिटेशन लगता है कि बहुत मटेरियल के साथ साथ परवेसिव भी हो सकता है इसका पॉसिबल इम्पैक्ट, तो आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इशू कर देंगे, राइट। सो बेसिकली आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस कर देंगे। सो आपकी रिपोर्टिंग ये 3 पार्ट में चली गई। देखो केस स्टडी देख कर क्या क्या, एंड आई एम रिपीटिंग, इफ देयर इज अ केस स्टडी ऑन दिस पर्टिकुलर मैटर, तो कंसिडरेशन, आपका प्रोसीजर्स आप क्या लगाओगे, और फाइनली आप क्या रिपोर्टिंग करोगे, ये 3 पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अलर्ट होने वाले इंस्टेंसेस, और एक और बात आप ये बताइए कि लॉस के बारे में ऑडिटर को पता नहीं चल पाता है, उसके इनहेरेंट लिमिटेशन ज्यादा होते हैं, राइट। तो क्यों ऑडिटर के इनहेरेंट लिमिटेशंस विद रिस्पेक्ट टू आइडेंटिफाइंग द नॉन कंप्लायंसेस क्यों ज्यादा होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लॉज क्लाइंट के ऑपरेटिंग एस्पेक्ट्स को इंपैक्ट करते हैं। पोल्यूशन कंट्रोल रिलेटेड लॉज हो सकते हैं, उन लोगों के अथॉरिटीज डिफरेंट, उन लोगों के क्वालिटी पैरामीटर्स हो सकते हैं, एटसेट्रा, उसके बारे में ऑडिटर को जानकारी ज्यादा नहीं होती है। प्लस मैनेजमेंट इंटेंशनल नॉन कंप्लायंसेस करता है। जब मैनेजमेंट इंटेंशनल नॉन कंप्लायंसेस करता है तो वो उनको छुपाने के लिए भी तरीके बना करके चलता है, राइट। तो वो चीजें आपको पता नहीं चल पाएंगी ड्यू टू केयरफुली डिजाइन्ड स्कीम्स जो उन्होंने कंसील किया है इसको। प्लस कोई चीज नॉन कंप्लायंस है या नहीं है, ये अल्टीमेटली लीगल डिटर्मिनेशन होती है, अल्टीमेटली लीगल डिटर्मिनेशन होती है ये आप पता नहीं लगा सकते, ये कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा ही डिसाइड होता है। अब आप बताइए, आप इसको रोक सकते हैं, रोक करके एक बार और पढ़ सकते हैं, दिस डॉक्यूमेंट यू वेरी वेल हैव। आप इसमें से ये जो चीज मैंने पढ़ाई है ये आपको क्लियर है, राइट। ये सब कुछ हमने किया हुआ है क्लासेस में, चलो ग्रेट। अब हम आते हैं एसए 260 पर। चलिए, जब हम एसए 260 की बात करते हैं, आप कम्युनिकेट कर रहे हो टीसीडब्ल्यूजी को, क्या चीज कम्युनिकेट कर रहे हो, ऑडिट मैटर्स जो गवर्नेंस इंटरेस्ट के हैं। तो पहली बात तो ये, आप जब इसका स्कोप और ऑब्जेक्टिव की बात करते हो तो ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में आप कम्युनिकेट करोगे टीसीडब्ल्यूजी के साथ जब आप ऑडिट करने के लिए जा रहे हो। तो एक तो आपको क्या 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 इसका ऑब्जेक्टिव है, आपको कम्युनिकेट करना है टीसीडब्ल्यूजी के साथ कि क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और हमारा प्लान्ड स्कोप एंड टाइमिंग क्या है। इफ यू पीपल रिमेंबर, हम इसका एक बनाते थे IFRS हमारे पास मेन, I फॉर इंडिपेंडेंस, F फॉर फाइंडिंग्स, R फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, एंड S फॉर स्कोप एंड टाइमिंग्स ऑफ ऑडिट क्या है। आप टीसीडब्ल्यूजी से ऑब्टेन करोगे इंफॉर्मेशन, आप टीसीडब्ल्यूजी को प्रोवाइड करोगे जो जो बातें आपको पता चल रही हैं, टाइमली ऑब्जर्वेशन, समय से आप बताएंगे वो बात, प्लस जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी अफेक्ट करेगी। और आप एक इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस का मतलब आप भी उनको मेन बातें बताएंगे और आप उनसे पूछेंगे भी। दैट प्रोसेस यू शुड एस्टैब्लिश। Now, when we come to the definition of TCWG, तो TCWG ऐसे persons जो हम बोलते हैं टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व है, और अकाउंटेबिलिटी उन्हीं लोगों की है। इवन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का प्रोसेस ठीक है या नहीं, इस चीज को ओवरसी करना भी उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जबकि मैनेजमेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले पर्सन्स है, राइट। हाँ, कहीं कहीं पे मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी सेम हो सकता है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, सी आई हैव रिटन इंपॉर्टेंट ओवर हियर, ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा टीसीडब्ल्यूजी को, तो ऑडिटर एक तो R रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम्युनिकेट करेगा, प्लस S स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट इंक्लूडिंग जो भी सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाइड, एंड F इज फॉर फाइंडिंग्स। आई एम टेलिंग यू दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो कि वो कौन कौन सी फाइंडिंग्स कम्युनिकेट करता है,
राइट तो एट टाइम्स वो लोग ऐसे भी पूछ लेते हैं कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने बता दी, स्कोप एंड टाइमिंग बता दी, अब आप ये बताइए कौन सी चीजें हैं जो उसको और बतानी चाहिए। तो ऑडिटर का व्यू सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में, अगर उसको कोई डिफिकल्टी हुई ऑडिट के दौरान, डिफिकल्टी हुई मतलब ऑडिटर को एविडेंसेस नहीं मिल रहे हैं, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं, एविडेंसेस मिलने में डिलेज हो रहे हैं, मैनेजमेंट अनविलिंग है, प्लस अनअवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, ऐसी कुछ भी डिफिकल्टीज हुए, WR आप उनसे मांगेंगे कोई भी सर्कमस्टांसेस जो अफेक्ट कर जाएंगी फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट को, वो भी आप उनको कम्युनिकेट करेंगे, और कोई भी अगर सिग्निफिकेंट मैटर आता है सामने तो वो भी आप उनको कम्युनिकेट करेंगे। एनी अदर सिग्निफिकेंट मैटर क्या है, ये आपका अपना प्रोफेशनल जजमेंट भी हो सकता है। सो आप मैटर्स कम्युनिकेट करेंगे। R responsibility, scope and timing, S और F for findings. So these are the important findings जो आप communicate करेंगे, जो ये 3, 4, 5, 6, 7 में दी हैं। However, अगर आप किसी listed कंपनी का, listed entity का ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं, तो listed entity के केस में, this is again important, listed entity के केस में ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा TCWG के साथ कि engagement team और others in the firm, even the network firms जो बेसिकली हमारा नेटवर्किंग है, जैसे हम लोगों KPMG, EY, डिलॉइट्स वगैरह की बात का एग्जाम्पल करा करते थे क्लास के अंदर। सो नेटवर्क फर्म ऑल्सो इन सब ने कंप्लाई किया रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट जो हमारे कोड ऑफ एथिक्स में भी दी हुई है रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस को, और हमने क्या सेफ गार्ड्स अपनाए हैं। सेफ गार्ड्स किस चीज के लिए हमने अपनाए हैं, जिससे कि हमने क्या कम कर दिया है, बेसिकली अपने थ्रेट्स को कम कर दिया है, जो थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस हैं उनके लिए, या फिर अगर हम थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस को कम नहीं कर पाते हैं तो हमको काम छोड़ना पड़ जाता है। नाउ जब हम इनके कम्युनिकेशन प्रोसेस की बात करते हैं तो कम्युनिकेट करेंगे हम TCWG के साथ में क्या क्या बातें हम कम्युनिकेट करेंगे, फॉर्म, टाइमिंग एंड एक्सपेक्टेड जनरल कंटेंट्स, हमें क्या क्या बातें कम्युनिकेट करनी है। हम राइटिंग में बताएंगे सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स को, और इवन सिग्निफिकेंट फाइंडिंग F फॉर फाइंडिंग्स भी एंड I फॉर इंडिपेंडेंस भी इन द केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज, टाइमली बेसिस पे बताएंगे। हम एडिक्वेसी देखेंगे, अगर हमें प्रोसेस एडिक्वेट नहीं लगेगा देन आई वुड इवैल्यूएट द इफेक्ट, और हम डॉक्यूमेंटेशन तो रखेंगे ही रखेंगे, क्योंकि हमें ये सारे मैटर्स जो हमने TCWG को बताए हुए हैं, ये सब इंपॉर्टेंट मैटर्स, इनका कम्युनिकेशन हमने कैसे किया, ये सब चीजें हमको एक जगह पर नोट डाउन करके रखनी ही रखनी है। बिकॉज एक और रीजन भी है, इफ यू पीपल रिमेंबर, हम लोग जब कैम मैटर्स बनाते हैं तो कैम मैटर्स बेसिकली वो उन मैटर्स में से आते हैं जो हमने TCWG को बताए हुए होते हैं। अब एक क्वेश्चन और, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनसे मोड ऑफ कम्युनिकेशन अफेक्ट होता है, राइट देखो समरी इंस्टीट्यूट वाली समरी आप लोगों का तैयार हो गया, मैंने आपको इसमें इंपॉर्टेंट पोर्शन मार्क करा दिया कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट निमोनिक्स जो आपने बनाए हुए हैं दोज यू हैव। नाउ अगर हम फैक्टर्स अफेक्टिंग मोड ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो फैक्टर्स अफेक्टिंग मोड ऑफ कम्युनिकेशन में आप ओरली कम्युनिकेट करोगे या रिटन कम्युनिकेट करोगे, कितना डिटेल कम्युनिकेट करोगे, ये डिसाइड कैसे करेंगे। तो ये डिसाइड करने के लिए हम मैटर का सेंसिटिविटी, S फॉर सेंसिटिविटी देखेंगे, S फॉर साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन बड़े साइज की है मतलब जो क्लाइंट है, या स्मॉल साइज है, हमारी क्या लीगल रिक्वायरमेंट है, क्या हमारी कोई लीगल रिक्वायरमेंट है उन लोगों को कम्युनिकेट करने का, राइट जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रॉड्स वगैरह के बारे में, तो अगर 143 सबसेक्शन 12 टू 15 है तो फिर हमको 2 डेज में कम्युनिकेट करना है, क्या करना है ये देखना पड़ेगा। हमारा एक्सटेंट ऑफ डायलॉग कितना है, क्या प्रोविजन है रिगार्डिंग पीरियोडिकल मीटिंग्स TCWG के साथ में, क्या TCWG को ऑलरेडी पता है वो बात, क्योंकि अगर उनको ऑलरेडी पता है तो शायद हमें उतना डिटेल कम्युनिकेशन नहीं करना पड़ेगा, और क्या TCWG में चेंज हुआ है। तो इन फैक्टर्स के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हम कब कम्युनिकेट करेंगे, क्या कम्युनिकेट करेंगे और कितना कम्युनिकेट करेंगे। नाउ अगेन आई एम रिपीटिंग, मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड, ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस, दीज टू आर रियली इंपॉर्टेंट ज्यादा, और प्लस ये है करके सब जाना है, राइट चलिए नाउ व्हेन वी कम टू essay 265, सो व्हाट इज 265 हमें बताते हैं, हमें कम्युनिकेट करनी है डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल्स टू TCWG एंड मैनेजमेंट को। अब
ये हमारा ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहा है, कम्युनिकेशन के बारे में है। हम TCWG एंड मैनेजमेंट को डेफिशिएंसीज बताएंगे। तो जब हम काम कर रहे होते हैं, जब हम SA 315 के अंदर अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट एंड रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर रहे हैं, जब हम SA 330 के अंदर रिस्पॉन्सेस टू रिस्क डिजाइन कर रहे हैं और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स वगैरह के बारे में भी देख रहे हैं, तो भी काम करते करते हमें कुछ इंटरनल कंट्रोल के प्रॉब्लम्स पता चलते हैं। हमें ये देखना है इस एसे के अंदर कि हम TCWG एंड मैनेजमेंट को डेफिशिएंसीज बताएंगे जो हमें पता चली हैं और हमारे प्रोफेशनल जजमेंट के अंदर इंपॉर्टेंट है, राइट, कि हमें उनको बता देना चाहिए। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज अ डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल। सो डेफिशिएंसी कब एग्जिस्ट करती है? डेफिशिएंसी एग्जिस्ट करती है, देखो कीवर्ड है, एक तो अनेबल और एक मिसिंग। सो अनेबल का मतलब कि कोई भी इंटरनल कंट्रोल बनाया है, डिजाइन किया है, इंप्लीमेंट भी किया है, ऑपरेट भी किया है, पर वो इस तरीके से ऑपरेट हो रहा है दैट इज ऑल्दो दैट इज डिजाइंड एंड इंप्लीमेंटेड एंड ऑपरेटेड, हाउएवर दैट इज अनेबल टू प्रिवेंट और डिटेक्ट एंड करेक्ट द मिस स्टेटमेंट ऑन अ टाइमली बेसिस, या जो कंट्रोल जरूरी था, जो इंटरनल कंट्रोल जरूरी था टू प्रिवेंट और डिटेक्ट एंड करेक्ट द मिस स्टेटमेंट, दैट इज मिसिंग, यानी उन लोगों ने बनाया ही नहीं है। नाउ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, कोई डेफिशिएंसी या कॉम्बिनेशन, 2-3 डेफिशिएंसीज का कॉम्बिनेशन हो गया, दैट इज जो इतना इंपॉर्टेंट है ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में टू मेरिट द अटेंशन ऑफ TCWG, यानी वो TCWG को बताना चाहिए। सो कौन डिसाइड करेगा वेदर अ डेफिशिएंसी इज significant or not? So that depends upon auditor's professional judgment. ये बात ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर निर्भर करती है। ये ऐसे कहता है, सबसे पहले तो ऑडिटर को आइडेंटिफाई करना है कि क्या उसको कोई डेफिशिएंसीज पता चली, डेफिशिएंसीज आइडेंटिफाई करेगा। अगर डेफिशिएंसीज पता चली तो वो ये डिटरमाइन करेगा क्या डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट है, बिकॉज अगर सिग्निफिकेंट होंगी तो वो सिग्निफिकेंट वाली डेफिशिएंसीज किसको बता करके चलेगा? TCWG को बताकर चलेगा। वेरी लॉजिकल। नाउ अगर कोई बात आप TCWG को बता रहे हो तो आपको वो बात मैनेजमेंट को भी बतानी है अप्रोप्रिएट लेवल पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सेल्स के इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर वीकनेस है, इतनी बड़ी वीकनेस है कि आप ऑडिट कमेटी को बता रहे हो, तो वो बात उनके रिस्पेक्टिव जनरल सेल्स मैनेजर को भी आपको देखना पड़ेगा कि आपको बताने की रिक्वायरमेंट है। नाउ आप जो है रिटन कम्युनिकेशन के अंदर, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज एक्चुअली मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप रिटन कम्युनिकेशन में क्या बताओगे? डिस्क्रिप्शन यानी डिटेल ऑफ द डेफिशिएंसी और इसका पॉसिबल इफेक्ट, इससे क्या फर्क पड़ेगा, क्या गड़बड़ है, क्या गड़बड़ उन लोग को ठीक कर देनी चाहिए, एंड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ताकि TCWG और मैनेजमेंट को अंडरस्टैंडिंग मिल सके, मतलब उनको पता चल सके व्हाट इज अ कॉन्टेक्स्ट, क्यों ये बात कम्युनिकेट की जा रही है। तो इसके मेन पॉइंट मैंने आपको यहां पर लिख दिया है। तो आप उनको बता भी देंगे और जता भी देंगे कि पर्पस ऑफ ऑडिट इज टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और मेरी कम्युनिकेशन लिमिटेड है ओनली टू दोज डेफिशिएंसीज जो मेरे को सिग्निफिकेंट लगी हैं, राइट। और इसी को हम लोग बेसिकली एक तरह से क्या बोल देते हैं, आप लेटर ऑफ वीकनेसेस इन इंटरनल कंट्रोल्स उन लोगों को बता के चल रहा है। सो दिस इज वेरी सिंपल सा स्टैंडर्ड। तो आप याद करके बताओ, देखो 260 के अंदर क्या चीज को कम्युनिकेट करा विद TCWG जो ऑडिट मैटर्स थे गवर्नेंस इंटरेस्ट के। 265 में क्या कम्युनिकेट किया? डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल्स। अगर सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज हैं तो किसको बताया? सिग्निफिकेंट वाले बताया आपने, TCWG को भी बताया और उनको बता भी दिया, डिस्क्रिप्शन भी दे दिया और उनको पॉसिबल इफेक्ट भी बता दिया, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन जिससे उनको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ सके। आपने बता भी दिया, जता भी दिया कि मेरा मेन ऑब्जेक्टिव वो ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है और मेरा ये लिमिटेड है उन डेफिशिएंसीज के लिए जो मुझे सिग्निफिकेंट लगी है। नाउ दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड प्लीज ये अनेबल और मिसिंग वाला जरूर से तैयार करेंगे, करके सारा जाना है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, जब हम SA 299 की बात करते हैं तो व्हाट इज SA 299? 299, 2 एक से 99, एक से ऑडिटर, दैट मीन्स जॉइंट ऑडिट्स। ये आपको बताएगा जॉइंट ऑडिट्स के केस के अंदर किस तरह से, प्लीज जॉइंट ऑडिट्स के केस के अंदर क्या जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या
किन चीज़ों के लिए वो लोग सेवरली रिस्पॉन्सिबल है, जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, सेपरेट इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए है, और रिपोर्टिंग के वक्त क्या बात ध्यान रखनी है। आप लोग एक बात नोटिस कर रहे होंगे, मैंने यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट पार्ट्स मार्किंग करा दी हैं, कुछ एक्स्ट्रा लिखना है तो वो मैंने साइड में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बना दिया है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, सो जॉइंट ऑडिट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिस्पेक्ट में SC 299 लगता है जो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताता है, सेपरेट भी जॉइंट भी क्या है। नाउ जब हम स्कोप की बात करते हैं तो स्पेशल कंसिडरेशन बताएगा, मतलब ये स्टैंडर्ड अपने आप में कंप्लीट नहीं है, ये केवल जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह के बारे में, जॉइंट ऑडिट कैसे कैरी आउट करनी है उसके बारे में स्पेशल कंसिडरेशंस बताएगा, ये प्रिंसिपल्स बताएगा जिससे जॉइंट ऑडिट्स अच्छे से हो जाएंगे। सो एक तो ये प्लीज जहां आपको लगता है आप स्क्रीन रोकिए उसको और ज्यादा ध्यान दे दीजिए ऑल द कीवर्ड्स को, तो ये दिमाग में इमेज बैठ जाएगा। सो बेसिकली ये ले डाउन करेगा ब्रॉड प्रिंसिपल्स क्या है कंडक्ट करने के लिए, मेन प्रिंसिपल्स, जिससे एक यूनिफॉर्म अप्रोच आएगी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म अप्रोच, कि अक्रॉस इंडिया जो भी जॉइंट ऑडिट्स होंगे वो इसी तरह से होंगे। इसमें आप आइडेंटिफाई करोगे डिस्टिंक्ट एरियाज को भी, डिस्टिंक्ट एरियाज का मतलब कहाँ कहाँ पे अलग अलग एरियाज है वर्क के और कवरेज के, और इंडिविजुअल और जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी, राइट। नाउ जब आप बात करके चलते हो तो डेफिनेशन इज वेरी सिंपल। जॉइंट ऑडिट क्या है, जहां पे आप एक एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट कर रहे हो बट ऑडिटर्स दो या दो से ज्यादा हैं, राइट। इन ऑडिटर्स को जॉइंट ऑडिटर्स बोलते हैं। याद करके बताओ, जब हम जॉइंट ऑडिट बोला करते थे तो जॉइंट ऑडिट के भी कुछ एडवांटेजेस हो जाते थे, शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टीज हो जाता है, आपस में कंसल्टेशन हो जाती है, क्वालिटी ऑफ वर्क बेटर हो जाता है, राइट, कम वर्कलोड पड़ता है, ओवरऑल कॉस्ट भी लो हो जाती है, ठीक है। और डिसएडवांटेज क्या है, फी शेयर होती है, आपस में रिस्पॉन्सिबिलिटीज कोई लेने को तैयार नहीं होता है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होते हैं, सब लोग एक दूसरे को दोषी ठहराना चाहते हैं, इस तरह की चीज। हाउएवर दिस इज अ प्रैक्टिस विच इज वेरी मच प्रेवलेंट इन इंडिया, स्पेसिफिकली इन केस ऑफ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, जैसे SBI वगैरह के तो होते ही जॉइंट ऑडिटर्स हैं, राइट। नाउ जब आपने कहा ऑडिट प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट एंड एलोकेशन ऑफ वर्क, सो अगेन ये सब हम टाइम ऑर्डर में कर चुके हैं। पहले प्लानिंग करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखेंगे, कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग इज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और कम्युनिकेट TCWG से। सो प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट में, सो इंपॉर्टेंट प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट में इंगेजमेंट पार्टनर भी और अदर की मेंबर्स फ्रॉम each of the joint auditor. Suppose there are 4 firms, A and company, B and company, C and company, and Mr. D, right? These are 4 different practice units जिनका एक client का joint audit करने के लिए appointment हुआ है। तो हर particular practice unit में से engagement partner और key members आपस में मिलकर planning करेंगे। वो लोग एक overall audit strategy बनाएंगे और एक joint audit plan बनाएंगे। जॉइंट ऑडिट प्लान, नाउ ये जो जॉइंट ऑडिट प्लान के हैं इसके भी, क्योंकि ये कीवर्ड्स थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, ये मैंने यहीं पर लिख दिए हैं क्विक रिवीजन के लिए। सो जॉइंट ऑडिटर आइडेंटिफाई करेंगे डिवीजन कहाँ करना है ऑडिट एरिया का और कौन सा कॉमन एरिया है, वो एसरटेन करेंगे, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उनके, फैक्टर्स जो सिग्निफिकेंट है इन डायरेक्टिंग द टीम एफर्ट्स वो देखेंगे, रिजल्ट कंसिडर करेंगे प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी का, और अगर उनको कोई नॉलेज मिली थी अदर एंगेजमेंट पर तो उस नॉलेज को भी कंसिडर करेंगे और एसरटेन करेंगे एंटी ऑफ रिसोर्सेज क्या क्या अप्लाई करने हैं। तो ये हमारे वो जो SC 300 वाले पॉइंट्स हैं उसमें से निकल जाएंगे अगर उन्होंने जॉइंट ऑडिट प्लान्स वाले बोले, बिकॉज दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई हैव रिटन इट डाउन ओवर हियर। नाउ आप एक जॉइंट स्ट्रेटेजी बनाएंगे, जॉइंट ऑडिट प्लान बनाएंगे, रॉम को कंसिडर करेंगे ईच जॉइंट ऑडिटर और कम्युनिकेट कर देंगे दूसरे जॉइंट ऑडिटर्स को, राइट, चाहे वो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर हो या एरिया ऑफ एलोकेशन पे। सो रॉम, दिस कैन बी इन MCQ, रॉम को कंसिडर कौन करेगा, ईच जॉइंट ऑडिटर कंसिडर करेगा। जॉइंट ऑडिटर डिस्कस और डॉक्यूमेंट करेंगे NTE और TCWG को ये बात बता देंगे, प्लस इंगेजमेंट लेटर कॉमन होगा और कॉमन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर्स जाएंगे, वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट को साइन कर देंगे सबके सब, ताकि आपस में रिस्पॉन्सिबिलिटी पक्का से पक्का कंफर्म हो जाए कि हाँ किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सा वर्क करने की है। आई होप दैट्स ओके। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअली किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है,
इंडिविजुअली जो काम डिवाइड किया तो हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट कुड बी विद रिस्पेक्ट टू कि भाई सेल्स रिवेन्यूज आप कर लेना, चेक एक्सपेंडिचर आप चेक कर लेना, सेट आप चेक कर लेना, लाइबिलिटीज को दूसरा वाला चेक कर लेगा, ऐसे करके केवल वो वाला काम जो उस जॉइंट ऑडिटर के पास आया उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। सो ठीक है, ओवरऑल प्लानिंग करने की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, बट जो काम जिसके पार्ट का है उसको प्रॉपर एग्जीक्यूशन करना स्टैंडर्ड के अनुसार उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर इन्वेंट्री किसी एक पर्टिकुलर ऑडिटर को दी गई है तो इन्वेंट्री के बारे में फिजिकल वेरिफिकेशन, इन्वेंट्री के बारे में ऐसे 501 को अप्लाई ठीक से किया या नहीं किया, ये उसी जॉइंट ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होएगा। हाउएवर दे ऑल आर जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल फॉर, आपने ये कहां से बनाना शुरू किया था, वर्क नॉट डिवाइडेड से। So work not divided and carried out by all the joint auditor, decision जो सारे joint auditors ने लिया common areas के बारे में, कल को अगर पता चलता है वो decision गलत है तो उसके लिए jointly या severally responsible होंगे सभी लोग। मैटर जो एक ने सबको बताया और जिसपे सब लोगों का एग्रीमेंट हो गया। कंप्लायंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद रेलिवेंट स्टैट्यूट, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त शेड्यूल की रिक्वायरमेंट अगर आप कंपनी को ऑडिट करने जा रहे हो तो वो पूरी हुई है या नहीं हुई है, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर एज पर एफआरएफ है या नहीं है, और कंप्लायंस चेक करना एप्लीकेबल एसएस को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ये सब के लिए ये सब जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल होंगे। नाउ अगेन आई एम सेइंग दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर केस स्टडीज पर्पस, राइट। तो जो काम एक दूसरे को बांट दिया गया उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन सबकी सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाउएवर वी हैव मेड निमोनिक फॉर दिस, यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस। आपने वर्क नॉट डिवाइडेड से शुरू किया, डिसीजन ऑल जॉइंट ऑडिटर्स ने लिया, एक ने एक कोई बात सबको बता दिया, सब लोग एग्री करके एग्जामिन करना, कंप्लायंस विद लॉज, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स एंड कंप्लायंस स्टैट्यूट एसेस के साथ हुआ या नहीं ये। नाउ दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके अंदर भी ये वाला पार्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। क्या जॉइंट ऑडिटर एक कॉमन ऑडिट रिपोर्ट देंगे? यूजुअली यस। हाउएवर अगर कोई डिसएग्री करता है, 3 जॉइंट ऑडिटर्स बोल रहे हैं कि हम अपनी रिपोर्ट क्वालिफाई करेंगे, हाउएवर जो एक जॉइंट ऑडिटर है वो बोल रहे हैं नहीं, मैं अपनी ओपिनियन एडवर्स दूंगा, तो क्या वो मेजॉरिटी से बाउंड है? नहीं, वो मेजॉरिटी से बाउंड नहीं है। एनी जॉइंट ऑडिटर इज नॉट बाउंड बाय द व्यू ऑफ द मेजॉरिटी। ऑडिट रिपोर्ट इशूड बाय जॉइंट ऑडिटर शुड रेफर टू द सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट, सब लोग अपनी सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट देंगे। जो रिपोर्ट ये लोग इशू करेंगे, यानी जो लोग मान रहे हैं, प्लीज इसके ऊपर केस स्टडीज, राइट, अगर ये लोग अपनी ऑडिट रिपोर्ट देंगे, ऑडिट रिपोर्ट 1 इशू करेंगे तो उसके अंदर, और ये जो जॉइंट ऑडिटर जो एडवर्स रिपोर्ट देना चाह रहा है, ये ऑडिट रिपोर्ट 2 इशू करेगा, तो इस ऑडिट रिपोर्ट 1 के अंदर 2 का रेफरेंस और ऑडिट रिपोर्ट 2 में 1 का रेफरेंस जाएगा। और ये रेफरेंस कौन से वाले सेक्शन में जाएगा? दिस क्रॉस रेफरेंसिंग वुड बी डन इन अदर मैटर पैराग्राफ। ये अदर मैटर सेक्शन के अंदर, अदर मैटर पैराग्राफ के अंदर ये क्रॉस रेफरेंसिंग जाएगी। ईच जॉइंट ऑडिटर को ये बात पर अज्यूम करके चलिए, देखो यहां तक का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नॉट मेजॉरिटी वाले के अंदर केस स्टडी में दिस इज अ रेडीमेड आंसर, right? Each joint auditor to assume that other joint auditor carried out their work as per S से आप किसी दूसरे का काम रिव्यू नहीं करेंगे, और अगर उस जॉइंट ऑडिटर को कोई बात आपके लिए बतानी थी या कुछ डिपार्चर था तो वो आपको बता चुका है, आप उससे बार बार पूछेंगे नहीं, फॉर एग्जाम्पल। और आप जब ऑडिट रिपोर्ट फाइनलाइज करेंगे तो आपको डिस्कस करना है और कम्युनिकेट करना है। आपको डिस्कस एंड कम्युनिकेट क्या करना है? ईच अदर, हर एक से अपने अपने कंक्लूजन्स, ताकि आप एक ऑडिट रिपोर्ट पर पहुंच सके। नाउ द थिंग इज, अगेन आई एम रिपीटिंग, ये वाला मैटर आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज करके सब कुछ जाना है। नाउ कम्युनिकेट विद TCWG, तो जैसे हम SA 700 की सीरीज के अंदर बोल करके चलते हैं कि अगर कभी भी ऑडिटर को लगता है कि वो अपनी ओपिनियन मॉडिफाई करना चाहता है या EOM या OM पैराग्राफ इशू करना चाहता है, ओपिनियन मॉडिफाई करना चाह रहा है, ऐसे 705 में EOM OM देना चाह रहा है 706 में, तो वो लोग कम्युनिकेट TCWG से करते हैं। सिमिलर वेज में SA 299 के अंदर भी कम्युनिकेट विद TCWG करेंगे कि क्या सर्कमस्टांसेस है, बस यहाँ पर जॉइंट ऑडिटर्स करेंगे कम्युनिकेशन एंड प्रपोज वर्डिंग्स क्या होने वाली हैं। मतलब क्या हुआ, देखो एक बात फिर दोबारा से मैं एक बार
हमने बहुत आवर्स लगाए हुए हैं इसके ऊपर, बट स्टिल एक बार क्विक रिविजन के अंदर, लास्ट मिनट रिविजन के अंदर एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। देखो प्लानिंग वाले के अंदर, प्लानिंग और स्ट्रेटजी वाले के अंदर ये सेम पॉइंट्स है जैसे पॉइंट्स हम लोग 300 के अंदर करते हैं। नाउ एक तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का केस स्टडी जॉइंटली एंड सेवरल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक ये नॉट बाउंड बाय मेजॉरिटी के अंदर ये जो मैटर आपको लिखना होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज 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 इसको यहीं पे रुक करके एक बार आप इसको यहीं पर रिवाइज कर लीजिए। ओके, थैंक यू।